और मोरान। ठीक, भारत के तेल उत्पादक क्षेत्र हैं जो असम राज्य में स्थित है। हम बात की खाड़ी, अंकलेश्वर, लुलेज, ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में है। ठीक, ऐसे ही मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, या अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर और मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अंकलेश्वर गुजरात राज्य में स्थित है। अब खनिज तेल निकाला कैसे जाता है, आप जानते हैं जिस प्रकार हम जमीन के अंदर बोर करके छेद करके जल निकालते हैं जिसका उपयोग हम पीने के लिए या अपने फसलों की सिंचाई के लिए करते हैं, उसी प्रकार पाइपों के सहारे, पाइपों के माध्यम से धीरे धीरे जमीन के भीतर से खनिज तेल निकाला जाता है। कूपों से या जमीन के भीतर से निकालने वाला जो तेल है उसको हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तेल शोधनशालाओं में उसको शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के बाद उसको उपयोग योग्य बनाया जाता है। अब तेल शोधनशाला यानी जिसको हम तेल रिफाइनरी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर तेल को शुद्ध किया जाता है, जो उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं उसको निकाल दिया जाता है। अब जो तेल शोधनशालाएं हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होती है क्षेत्र आधारित और दूसरी होती है बाजार आधारित। तेल शोधनशालाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है क्षेत्र आधारित और दूसरी होती है बाजार आधारित। तो तेल शोधनशालाएं कितने प्रकार की होती है, क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। यहां से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कोई एक क्षेत्र आधारित तेल शोधनशाला का उदाहरण दीजिए या बाजार आधारित तेल शोधनशाला का उदाहरण दीजिए। तो आपको याद रखना है जो क्षेत्र आधारित है वो डिगबोई है और जो बाजार आधारित है वो बरौनी है। बरौनी बिहार राज्य में स्थित है और डिगबोई कहाँ है, डिगबोई है असम। ठीक, आपसे कुछ तेल शोधनशालाओं के नाम भी पूछ सकता है, तो कुछ तेल शोधनशालाओं के नाम आप लोग लिख सकते हैं। एक तो डिगबोई हो गया, एक बरौनी हो गया, एक आपकी हो गई मथुरा, एक आपका सोनीपत, ठीक, एक आपका बरौनी। और भी बहुत सारी तेल शोधनशालाएं भारत में, कोयली है महाराष्ट्र राज्य में। इस प्रकार की तेल शोधनशालाएं क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। विशाखापट्टनम, ठीक, तो बहुत सारी यहाँ की क्या है तेल शोधनशालाएं कार्य कर रही हैं। ऐसे ही आपको प्राकृतिक गैस के विषय में अब आगे क्या करना है, अध्ययन करना है प्राकृतिक गैस। बेटा हम जानते हैं कि प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हमें खनिज तेल के साथ होती है। ठीक, खनिज तेल के साथ, क्योंकि खनिज तेल मैंने अभी आपको बताया था कि द्रव और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो खनिज तेल के साथ हमें क्या मिलती है, प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 ईस्वी में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई थी। तो इस क्षेत्र में अधिक अन्वेषण, अधिक विकास करने के लिए प्राकृतिक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी जिसकी शॉर्ट में GAIL कहा जाता है की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। बेटा आपसे पूछा जाता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? GIL की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, जो प्राकृतिक गैस है वो तेल के साथ प्राप्त होती है, किंतु इसके प्रकिनिष्ठ भंडार के साथ तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र के तटीय कुओं में पाए जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस के जो क्षेत्र है वो कहाँ है? तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र के कुछ तटीय भाग हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किन किन स्थानों पर हमें प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है, तो आपको कुछ का याद रखना है। तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये वो स्थान है जहां से हमें किसकी प्राप्ति होती है? प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस जमीन के भीतर से किसके साथ में होता है, तो आप लोग याद रखेंगे खनिज तेल के साथ, ठीक। और आगे आपसे पूछ सकता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। और ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की गई थी। सार्वजनिक का मतलब जानते हैं सरकारी क्षेत्र, ठीक। और आगे आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे राज्यों के नाम लिखिए, कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जहां से हमें प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। तो तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और महाराष्ट्र वो स्थान है जहां से हमें क्या मिलती है? प्राकृतिक गैस मिलती है। बेटो अगर हम आगे पढ़ेंगे अपरंपरागत, अभी हम परंपरागत खनिज के विषय में पढ़ रहे थे, आगे आपको समझना है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जिनका उपयोग अभी कुछ वर्षों पहले या कुछ समय पहले से मानव करना शुरू किया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो
परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विषय में या किसी दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो बेटा आप लोग याद रखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि। ठीक, किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं? ये अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ये सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहे जाते हैं, साथ ही साथ नवीकरणीय योग्य स्रोत भी इनको पुकारा जाता है। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूलन है। ठीक, तो ये पर्यावरण के अनुकूल है और सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब भूमि पर हर जगह आसानी से मिल जाती है। अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूलन व सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने वाले होते हैं। इनसे कम लागत में अधिक ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक हम इनसे क्या कर सकते हैं,